एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ बेसिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कौन करता है, कौन ये डिसीजंस लेता है, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे हम इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए सो दैट वी कैन बी कनेक्टेड मोर। तो देखिए, आज मॉनेटरी पॉलिसी को हमें क्यों डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें, जो कि Q1 के लिए है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, जिसमें काफी सारी चीजें चेंज की गई हैं, काफी सारी चीजें अनचेंज रखी गई हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्ड बहुत बार यूज हुआ, तो हमने सोचा कि इट इज इम्पोर्टेंट टू डिफाइन दिस मॉनेटरी पॉलिसी की एक्चुअल में है क्या चीज और क्या करती है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो आज हम जानेंगे सारे मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे हम पहले देखते हैं पॉलिसी। पॉलिसी जैसे कि पता है कि रूल्स और रेगुलेशन, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को हम बोलते हैं पॉलिसी। ग्रुप ऑफ रूल्स रेगुलेशंस को हम बोलते हैं पॉलिसी। एक पॉलिसी बन जाती है। और मॉनेटरी का मतलब होता है मनी रिलेटेड। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड मॉनेटरी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी को यदि हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर दे तो हमें पता चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो एक रेगुलेशन है मनी का। मतलब मनी को रेगुलेट करती है, मनी के फ्लो को रेगुलेट करती है। बेसिकली जो मनी का एक फ्लो होता है, उस फ्लो को कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। जो पॉलिसी इस मनी के फ्लो को रेगुलेट करे उसी पॉलिसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो हुआ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब। अब सीधी सी चीज है कि क्वेश्चन आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करता है। देखिए, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा एक सेंट्रल बैंक है, उसको अथॉरिटी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की इंडिया में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए उसे पर्संस की या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस की जरूरत है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन कौन लेता है? या तो एक कोई सिंगल पर्सन है जो इस डिसीजन को लेता है कि कौन से चेंजेस करने चाहिए, या फिर किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की एक रिपोर्ट फ्रेम करनी चाहिए, या फिर कई सारे पर्सन हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस भी हैं। ग्रुप ऑफ पर्संस है जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, मीनिंग डेफिनेशन देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन पर्सन है जो ये इसको रेगुलेट करते हैं या फिर जिनके पास ये अथॉरिटी है इसके डिसीजन लेने की। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट पास हुआ जो कि 2016 में अमेंड भी किया जा चुका है, अमेंडेड हो चुका है 2016 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अथॉरिटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंडक्ट करे, क्या कंडक्ट करे? मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया के अंदर with the primary objective of maintaining price stability while keeping in mind the objective of growth. प्राइस स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? मनी के फ्लो को रेगुलेट करना। ठीक है, मनी का फ्लो जब ज्यादा होता है तो वो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन लगाकर, रेट्स को बढ़ाकर या फिर कम करके उनको वापस अपने अंडर में ले लेती है उस मनी को। और यदि प्राइस मनी का फ्लो कम होता है तो वो कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन बनाकर, इंटरेस्ट को कम ज्यादा करके वो उस फ्लो को ज्यादा कर सकती है मार्केट में। ये आरबीआई के पास अथॉरिटी होती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वो पर्सन्स कौन है, ये पर्सन्स कौन है जिनके पास ये अथॉरिटी होती है। देखिए, 2016 से पहले अमेंडमेंट हुआ था 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में। उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते थे, ठीक है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले। ठीक है, उनके पास ये अथॉरिटी थी। लेकिन आफ्टर 2016 अमेंडमेंट के बाद
यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, ग्रुप ऑफ पर्संस को ये अथॉरिटी दी गई। कितने ग्रुप ऑफ पर्संस थे उसमें? 6 ग्रुप ऑफ पर्सन थे, 4, 5 एंड 6। 6 ग्रुप ऑफ पर्सन थे, 6 मेंबर कमेटी एक बनाई गई, जिनको ये अथॉरिटी दी गई कि आप ये सारे डिसीजंस जो अभी तक सिर्फ गवर्नर, मिस्टर गवर्नर लिया करते थे, वो सारे डिसीजन आप 6 के 6 लोग मिलकर लेंगे। अब बात आती है कि इस 6 के 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका जो टर्म था वो कितना था, वो हम देख लेते हैं। देखिए, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, एमपीसी जिसे हम बोलते हैं, उसमें 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में से जो 6 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं, और जो बाकी के 3 मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के 3 मेंबर होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो इस तरीके से 6 मेंबर की एक कमेटी बनती है। तो सबसे पहला मेंबर कौन होता है इस कमेटी का? वो होते हैं हमारे मिस्टर गवर्नर। गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो उन्हीं को हम चेयरपर्सन भी बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो आप कहेंगे कि गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस टाइम के जो भी गवर्नर होंगे, इस टाइम है मिस्टर शक्तिकांत दास जी, जो कि चेयरपर्सन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के और पहले मेंबर भी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। ठीक है, दूसरे मेंबर कौन है? दूसरे मेंबर हैं डिप्टी गवर्नर। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 में से एक इंचार्ज जो है मॉनेटरी पॉलिसी के, उनको यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। माइकल डी पात्रा उनका नाम है। 4 डिप्टी गवर्नर में से एक डिप्टी गवर्नर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तीसरे हैं वन ऑफिसर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक अनदर कोई ऑफिसर जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी ने नॉमिनेट किया होगा, वो इस कमेटी के मेंबर बने हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, जिनका नाम है राजीव रंजन। चौथे देखिए, ये 3 हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, ये 3 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहला नाम है प्रोफेसर आशिमा गोयल, जो कि एक प्रोफेसर है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च से, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की चौथी मेंबर है। उसके बाद प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, ये भी एक प्रोफेसर है और ये भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एक मेंबर है। उसके बाद है डॉक्टर शशांक भिड़े, जो कि सीनियर एडवाइजर है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और ये भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर है। तो ये जो 6 के 6 लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना चेंज किया जाए, जिससे मॉनेटरी फ्लो को मेंटेन किया जा सके, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, और यदि लैकिंग है कोई मनी की मार्केट में, उसको अवेलेबल कराया जा सके। तो एक और फैक्ट है इनके बारे में, जो ये 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जो तो ये 3 मेंबर होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर उसका जो बोर्ड मेंबर है वो डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक ये इस कमेटी में रहेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 3 मेंबर है, इनका जो टर्म है वो कब तक का होता है? इनका टर्म होता है 4 इयर्स तक का। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है, ये मीटिंग एट लीस्ट 4 टाइम्स, कम से कम 4 टाइम्स इन अ ईयर होनी ही होनी चाहिए। ये सारे लोग साल में कम से कम 4 बार मिलकर ये डिसाइड करें कि क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए, किस तरीके से रेगुलेट करना है मार्केट को, एंड सो ऑन। ठीक है, उसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो मार्केट को रेगुलेट करती है। देखिए, सबसे पहले है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, बैंक्स को जब पैसे की जरूरत होती है और उनको लोन चाहिए होता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, और जिस रेट पर वो लोन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है, जिस पर कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेता है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन लेते हैं कमर्शियल बैंक से, लेकिन इसको सिंपल सेंस में ये कहना चाहिए कि कमर्शियल बैंक्स जिस
रेट पर अपना एक्सेस अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में होल्ड करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट होता है कैश रिजर्व रेशो। ये एक वो रेशो होता है, एक वो अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से वो अमाउंट होता है जो सारे कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है आरबीआई के पास में, एटलीस्ट अपने सारे डिपॉजिट्स का, मतलब जितना भी कैश डिपॉजिट बैंक के पास आया है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है। उसके बाद होता है एसएलआर, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। काफी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी यदि आपको इनको डिटेल में समझना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो रेशो होता है जो टोटल डिपॉजिट, जितने भी गोल्ड बॉन्ड्स सिक्योरिटीज जितनी भी आई हैं उनका सबका टोटल करके एक फिक्स्ड परसेंटेज बैंक्स अपने ही पास सेव करके रखते हैं फिक्स्ड एसएलआर के रूप में। बैंक रेट भी रेपो रेट की तरह ही होता है, एकदम सेम। बस बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटीज को एक्सचेंज नहीं किया जाता, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जाती। रेपो रेट में एक फिक्स सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो मॉनेटरी फ्लो को मेंटेन करता है। यदि उसे लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इश्यू कर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में, जिससे जो फ्लो ऑफ मनी है वो बैंक के पास में आ जाता है और मार्केट में जो मॉनेटरी सप्लाई है वो थोड़ी रेगुलेट हो जाती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये वही फैसिलिटी होती है जिनके द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं या फिर उनके पास अपना पैसा सेव करके रखते हैं, उसी को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब अपने पैसे को की लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की जो फैसिलिटी है उसी को हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी करते हैं। उनके रेट्स ये हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में जो भी डिफरेंसेस होता है उससे जो बेनिफिट होता है उसको कॉरिडोर कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मतलब ओवरनाइट यदि कोई डिपॉजिट करना है बैंक्स को, उस पर एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और एक मार्जिनल डिपॉजिट फैसिलिटी होती है, ये भी एक ओवरनाइट फैसिलिटी होती है लोन लेने की या फिर डिपॉजिट करके रखने की। तो यदि इनके ऊपर आपको वाइड डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा अब सारे इंस्ट्रूमेंट समझने के बाद हम ये देख लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज। देखिए किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी फ्लो को रेगुलेट करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं रेपो रेट का, उसी से ही आपको लगभग लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट समझ में आ जाएंगे। 6.5% इसका रेट है। रेपो रेट क्या बताया था, रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन लेते हैं, किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से जो कैश है, जो पैसा है, वो जा रहा है कमर्शियल बैंक्स के पास में 6.5% के इंटरेस्ट से। अब कमर्शियल बैंक के पास में बहुत सारा एक पैसा इकट्ठा हो गया। अब कोई व्यक्ति आया, उसने कमर्शियल बैंक से लोन मांगा, तो कमर्शियल बैंक के पास क्योंकि पैसा है, क्योंकि उन्होंने आरबीआई से लोन लिया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, तो वो आसानी से इस पर्सन को भी कैश दे सकते हैं, मतलब लोन दे सकते हैं। अब ऐसे ही कई सारे लोग आ गए, कई सारे लोग इकट्ठे हो गए, सबको ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो क्या होगा, मार्केट में जो मनी फ्लो है, ठीक है, मनी सप्लाई है, मॉनेटरी सप्लाई, वो इंक्रीज हो जाएगी। आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, ये रेपो रेट को बढ़ा सकते हैं। रेपो रेट को बढ़ाकर क्या होगा, जब रेपो रेट ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक्स लोन कम लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। लोन कम क्यों लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा उन्हें। जब कमर्शियल बैंक्स कम लोन लेंगे तो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कम करेंगे, जिससे मॉनेटरी सप्लाई है वो रेस्ट्रिक्ट होगी। और रेस्ट्रिक्ट होगी तो एक तरीके से इन्फ्लेशन की जो स्थिति है उसको रेगुलेट करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, हेल्प मिलेगी। तो इसी तरीके से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ में ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लागू करती है, इनके रेट्स को ऊपर नीचे करके, बढ़ाकर घटाकर, जो मार्केट में है वो मनी फ्लो को कंट्रोल करती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने काफी सारी चीजें, बेसिक्स देखा है मॉनेटरी पॉलिसी का, और मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा बेसिक और बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसको समझाया जा सके। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, आई विल आंसर दैट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।